अगर एक ही मीडियम दिया है तो उसको विद रिस्पेक्ट टू एयर लेके करना है ना? हाँ ठीक है, अगर उन्होंने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है तो यू कैन, अगर सिर्फ ऐसा बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 मींस दे आर टॉकिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इट्स कंडीशन इज लाइक दैट। सिर्फ ऐसा कुछ लिखा है, इसका मतलब समझ जाना है कि दे आर कंपेयरिंग इट विद एयर। में ओके जो सो फोर्थ लेट्स क्वेश्चन है ना, उसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और वाटर का डिफरेंस दिया है, तो उसमें हाँ हर एक मीडियम को रिस्पेक्ट टू एयर करके देखना है कि मतलब ऐसा है कि वाटर है उसके नीचे ग्लास है। सम क्या है बोलो जरा, आई डोंट नो, मेरे को क्वेश्चन पता नहीं, क्वेश्चन मिसो बोलो। fourth question, which if the difference in the velocity of light in glass and water is 0.25 into 10 raised to 8 meter per second, find the velocity of light in air। उसके बाद में refractive index दिया है ग्लास और वाटर का। ओके करेक्ट है, क्या हुआ आया आपको? हाँ मिस आया है, पर वो थोड़ा डाउट था कि किससे कंपेयर करने के, तो मिस माइनस का साइन लास्ट में पता नहीं क्यों आ रहा है। माइनस आ रहा है, इसका मतलब आपने जो ये लिया है रेशियोज लिया है उसको उल्टा सबट्रैक्ट किया है। द डिफरेंस इन वेलोसिटीज ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर इज 0.25 into 10 raised to 8 meter per second। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एयर। आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एयर निकालना है। वेलोसिटी हाँ मिस 3 ऑफ, into 10 raised to 8 आया है, पर वो मेरा माइनस 3 into 10 raised to 8 है। क्योंकि आपने शायद ऐसा कुछ किया होगा, आपको पता है कि वेलोसिटी इन वाटर माइनस वेलोसिटी इन ग्लास, आपकी ग्लास में वेलोसिटी कम हो गया, आपने उल्टा सबट्रैक्ट किया होगा, इसलिए आपको मैग्नीट्यूड सेम आया है बट नेगेटिव में आंसर आया है। आपने उल्टा कैलकुलेट किया होगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वाटर माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्लास। क्वेश्चन में ग्लास माइनस वाटर दिया था। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया है, दे हैव नॉट गिवन एनीथिंग, सिर्फ उन्होंने बोला है द डिफरेंस इन द वेलोसिटीज, सिर्फ डिफरेंस इन द वेलोसिटीज बोला है उसने, ये नहीं बोला है कि ग्लास में से वाटर को करो कि वाटर में से ग्लास को करो, या आपको क्लिक करना पड़ेगा। वाटर मैम ज्यादा फ्री मीडियम है कंपेयर टू ग्लास, ग्लास तो थिक है ना, जॉइंड है, तो ऑफ कोर्स इसके अंदर मैम वेलोसिटी विल बी लेस, ये फ्रीली मूवेबल नहीं है, हाँ समझा मैं समझा। सो इसीलिए आपका नेगेटिव में आंसर आ रहा है। सो C by 1 by mu g minus 1 by mu w करके आपको आगे बढ़ना है। This is glass with respect to air, water with respect to air। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम ऐसी अगर कोई क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में जिसका समझो आंसर रहेगा 5, ओके, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड फॉर एग्जांपल, और मेरे को अगर एग्जाम में -5 मिल रहा है, तो मैं लास्ट में अगर माइनस मिलता है तो मैं मॉड डाल के नहीं कर सकता हूँ ना, नहीं कर या सकता, मैग्नीट्यूड के रिप्रेजेंटेशन नहीं में कर सकता, नहीं कर सकता। रॉन्ग हो अगर जाएगा? मैग्नीट्यूड के टर्म्स में होगा तो वो इटसेल्फ बोलेगा कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, अच्छा, अगर वैसा होगा तो वो खुद इटसेल्फ स्पेसिफाई करेगा कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, तब लेकिन आप अगर मॉड मैं डाल के श्योर बात कर नहीं हूँ तो, सकते हो। अगर मैं श्योर श्योर नहीं नहीं हो हूँ तो तो फिर एक्चुअली नेगेटिव और पॉजिटिव आप ले ही नहीं सकते साथ में, वो आपको ऐसे ऑप्शंस देगा जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इंट्रोड्यूस करेगा, तो आपका वही। जो आप तो नेगेटिव वाला टिक कर दोगे, ये वही हुआ है, आप बीजी माइनस बी डब्ल्यू करके नेगेटिव वाला टिक कर दोगे, बट आंसर तो पॉजिटिव है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज नॉट -3 into 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट, वो स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट, या वेलोसिटी, इट मींस इट इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट, सो एंड मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव आने का पीछे रीजन यही है कि उसने यहाँ पर ही मिस्टेक कर दिया। तो ये ये मॉड सिर्फ वाला क्लिक नहीं जुगाड़ हुई नहीं कर बच्चे को कि सकते? ग्लास में पहले जाएगी या वाटर में, नहीं कर सकते, जब तक वो मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है वो सब कुछ स्पेसिफाई करेगा, दे विल स्पेसिफाई इट, और आपके ऑप्शंस ऐसे ही होंगे कि एक नेगेटिव में आएगा एक पॉजिटिव में आएगा, तब क्या करोगे? अच्छा, सो मिस्टेक इज अ मिस्टेक, यस। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, लेट्स गो अहेड। सी व्हाटएवर सम्स यू डू, एक बात फिजिक्स में समझने की कोशिश करो, हमेशा सम्स फॉर्मूला पे नहीं चलता है, sums is not is not based on formulas, formulas कंडीशन पे डिपेंड करता है, ये बात समझने, ये सारे फॉर्मूलाज कंडीशंस को देखकर बनाए गए हैं, फॉर्मूला के ऊपर कंडीशंस नहीं हुआ है, कंडीशंस के ऊपर फॉर्मूलाज है। सो आप लोगों को सम करते समय ये क्लिक होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग, क्या वो रियल लाइफ से रिलेट हो पा रहा है क्या,
सच में ऐसा हो सकता है क्या? फॉर एग्जाम्पल आपका स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और आपको स्पीड आ रही है 10 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो ये चीज आपको खुद क्लिक होनी चाहिए कि दिस इज नॉट पॉसिबल, मीन्स आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। सो दिस इज अ वे ऑफ क्लिकिंग कि हाँ ऐसा है। आपको ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है 9.8 आती है, आप कैलकुलेट करके आपको 1000 आ रही है, तो दैट इज रॉन्ग, मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो आप रिलेट करो कि वॉट एवर यू आर डूइंग इज इट करेक्ट और नॉट। ओके, सो ऐसा नहीं करने का कि फॉर्मूला लर्न कर लो, रट्टा मार लो एंड देन सम्स अप्लाई करो, वो नहीं कर पाओगे। आप कंडीशंस को समझने की कोशिश करो तो ही आप फिजिक्स के सम सॉल्व कर सकते हो, जब आप उसको अप्लाई कर पाते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि ऐसा होगा तो क्या होगा। फाइन, सो लेट्स गो अहेड विद द चैप्टर। हमने कल इंटरफेरेंस स्टार्ट किया था और सबसे पहले हमने यंग्स का एक्सपेरिमेंट देखा था, यंग्स एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने ये देखा कि व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हमने इंटरफेरेंस का डेफिनेशन देखा कि इंटरफेरेंस किसको बोलते हैं। इंटरफेरेंस इज मॉडिफिकेशन इन द इंटेंसिटी। इंटरफेरेंस इज जस्ट a modification in intensity due to superposition of waves. Superposition of waves की वजह से there is a modification in the intensity which is called as interference of light. अब perfect interference pattern के लिए मैंने आपको बताया कुछ conditions follow होना बहुत जरूरी है, जैसे कि light should have same frequency, दोनों sources के पास same frequency होनी चाहिए। Second, they should be in phase, मतलब उनका they should have constant phase difference और constant phase, in phase नहीं बोल सकते, they should have constant phase। and the third one was what? they should have same frequency, constant phase, और अगर एक perfect interference pattern चाहिए तो same amplitude होना चाहिए, it should have same amplitude। अगर इस कंडीशन के दो सोर्सेस को आप एक दूसरे से ओवरलैप करवाते हो, जिस पॉइंट पे भी वो ओवरलैप करेगा, there will be a modification in the intensities। आपको पता है there are two kind of interferences, constructive interference and destructive interference। constructive interference में क्रस्ट को मिलता है, ट्रफ को मिलता है, और जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रस्ट ट्रफ को मिलता है, ट्रफ क्रस्ट को मिलता है, और जो इंटेंसिटी होती है एक परफेक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न में इट इज 0। ओके, सो दिस इज व्हाट वी स्टडीड। सो यंग्स ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया कैसे, ये चीज हमने देखी थी। सन वाज द मेन सोर्स, दो स्लिट्स लिए which act like an secondary sources, this is S1, this is S2। यहाँ से वेवफ्रंट्स निकलना चालू हुए। जैसे जैसे वेवफ्रंट्स निकलना चालू है, आई एम शोइंग यू वन डायग्राम, जरा उसको ध्यान से देखना। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू समथिंग। ही ऑब्जर्व्ड समथिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डायग्राम। ओके, उसने उस डायग्राम से कुछ ऑब्जर्वेशंस किए हैं। लेट्स गो अहेड विद दैट डायग्राम। कैन यू सी द डायग्राम एवरीवन? हर कोई डायग्राम देख सकता है? Here is the diagram. Now, as you can see, everyone, that wait for a while. यहाँ पे देखो, this is the main source, that is the sunlight. S1 and S2 are the two slits, जिसके हेल्प से उसने एक secondary source create किया। Now this secondary source has started creating the wavefronts. उन्होंने क्या बोला कि जो dotted line है उसको हम ट्रफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो कंटिन्यूअस लाइन है उसको हम क्रस्ट से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट इज crust is represented by a continuous line and trough is will be represented by a dotted line। as you can see कि जहां पर क्रस्ट को मिल रहा है, या ट्रफ को मिल रहा है, या क्रस्ट को मिल रहा है, दिस कंडीशंस आर योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशंस। दैट इज जब क्रस्ट को मिलता है या ट्रफ को मिलता है, you get a maximum intensity over that point। so as you can see यहाँ पर क्रस्ट continuous line को मिल रही है, यहाँ पर dotted line को मिल रही है, अगेन यहाँ पे continuous line को मिल रही है। so ये जो point है, ये पाथ जो दिख रहा है, this C, it is the maximum intensity वाला पार्ट। यहाँ पर आपको maximum intensity, अगर आपने एक स्क्रीन सामने रख दिया तो आपको यहाँ पे एक maximum intensity देखने के लिए मिलेगी। okay, then उसके बाद you can see this conditions now। इसके बाजू में देखो, that is at B point। यहाँ पर देखो dotted line continuous line को मिल रही है, again dotted line continuous line को मिल रही है, again dotted line continuous line को मिल रही है। so this points
ये पॉइंट्स को अगर आप स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करो तो यहाँ पे आपको एकदम डार्क मिलेगा, मीन्स यहाँ पर लाइट फिर यहाँ पर डार्क। अगेन आप ये वाला कंडीशन देखो, यहाँ पे डॉटेड लाइन को मिल रही है, कंटिन्यूअस लाइन को मिल रही है। सो अगेन यू विल गेट अ मैक्सिमम हियर, मीन्स यू कैन ऑब्जर्व what Young's observed in his experiment, that alternately he was getting maximum minimum। सबसे सेंटर पे हमेशा मैक्सिमम मिलता है। इसके रीजन भी एट द सेंटर व्हाई यू गेट मैक्सिमम, दैट वी विल स्टडी फर्दर, कि बीच में सबसे क्यों हमेशा मैक्सिमम मिलता है। हमेशा व्हाई एट द सेंटर इन द फ्रंट ऑफ द सोर्स हमेशा हमको मैक्सिमम पॉइंट मिलता है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। उसके बाद अल्टरनेटली यू विल गेट डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके बाद अल्टरनेट होता है। नाउ दिस इज मैक्सिमम मींस मैक्सिमम इंटेंसिटी मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एट बी पॉइंट यू विल गेट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एट ए पॉइंट अगेन यू विल गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए मिला कि देयर वाज ऑलवेज अल्टरनेट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमेशा कॉन्सिक्यूटिव में एक कंस्ट्रक्टिव है फिर डिस्ट्रक्टिव है फिर कंस्ट्रक्टिव है फिर डिस्ट्रक्टिव है। ये पैटर्न यंग्स को ऑब्जर्व करने के लिए मिला। दूसरी बात क्या कि यंग्स ने एक्चुअली में अगर ये एक्सपेरिमेंट करना हो तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए मोनोक्रोमैटिक लाइट होना बहुत जरूरी है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या है, जो सोर्स सिंगल वेवलेंथ क्रिएट करे, जिसके पास एक ही वेवलेंथ हो। बट जो सन था, यू नो सन से जो व्हाइट लाइट हमारे पास आती है उसके पास बहुत सारे वेवलेंथ्स होते हैं। तो जब यंग्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसको एक कलरफुल पैटर्न मिला था। वो इतना परफेक्ट पैटर्न नहीं था, ही गॉट अ कलरफुल पैटर्न, अलग अलग कलर्स मिले थे उसको अपने पैटर्न में। सो आज के टाइम में जब ये एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं तो मोस्टली लेजर लाइट्स का यूज किया जाता है एज अ मेन सोर्स, सो दैट हम लोगों को परफेक्ट ब्राइट एंड डार्क लाइट मिल सके। सो nowadays monochromatic, that is the light which have single wavelength, जो सिंगल वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस करती है, ऐसे लाइट्स का यूज किया जाता है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। सो होप यू आर क्लियर विद द यंग्स एक्सपेरिमेंट व्हाट ही इज डूइंग। ही टुक द मेन सोर्स से उसने 2 स्लिट रेडी किए S1 एंड S2 which were your secondary sources। वहां से जो वेव फ्रंट्स रिलीज होना स्टार्ट हुए, नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट जहां पर क्रस्ट और क्रस्ट या ट्रफ और ट्रफ मिलता है यू गेट अ मैक्सिमम पॉइंट, दैट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां पर क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे को मिलता है यू गेट अ मिनिमम इंटेंसिटी, दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट। ओके, एंड व्हाट यू ऑब्जर्व दैट एट द सेंटर देयर वाज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके बाद अल्टरनेटली कंटिन्यूअसली एक के बाद एक, फॉर एग्जांपल C इज कंस्ट्रक्टिव, B विल बी डिस्ट्रक्टिव, देन A विल बी अगेन कंस्ट्रक्टिव, देन उसके बाद जो भी पॉइंट होगा डिस्ट्रक्टिव। तो ये हमेशा एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपको कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव देखने के लिए मिलता है। सेम ऑन द अपोजिट साइड भी होता है। इफ C is maximum, D will be minimum, again E will be maximum। अगर F ले रही हूँ तो F will be minimum। So continuously कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का फिनोमेना हमको देखने के लिए मिलता है। But keep it in mind, at the center you will always get constructive interference। इसका रीजन हम आगे जाके प्रूव करेंगे कि why we get the constructive interference। और क्या उसने ऑब्जर्व किया दैट ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है इनका पैटर्न बहुत ही सेम है। मतलब जितना साइज इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होगा, जितना बड़ा लाइट ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक एक सर्कल बन गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, जितना डायमीटर इस सर्कल का होगा उतना ही डायमीटर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का भी होगा। मतलब अगर आप इनके साइज चेक करो, कंस्ट्रक्टिव का लाइट, डिस्ट्रक्टिव का डार्क, कंस्ट्रक्टिव का लाइट, तो आपको सर्कल वाला पैटर्न मिलता है। यू गेट अ सर्कल पैटर्न। सो कंस्ट्रक्टिव का जितना बड़ा सर्कल होगा, जितना बड़ा साइज होगा, उतना ही बड़ा डिस्ट्रक्टिव का भी डार्क सर्कल होगा, फिर उतना ही बड़ा अगेन कंस्ट्रक्टिव का नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव का सर्कल होगा। नॉर्मल जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं हमको ये पैटर्न बहुत अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता है ऑप्टिक्स को हैंडल करने के लिए बहुत केयर की जरूरत है। हमारे एयर मॉलिक्यूल्स, इस स्क्रीन के मॉलिक्यूल्स या कहीं से डिस्टर्बेंस की वजह से ये पैटर्न हमको इतना परफेक्ट ज्यादा दूर तक देखने के लिए नहीं मिलता। सिर्फ छोटे में ही आपको ये चीज परफेक्टली दिखाई देगी कि जितना बड़ा कंस्ट्रक्टिव का साइज है, जितना बड़ा कंस्ट्रक्टिव का डॉट बन रहा है, उतना ही बड़ा डिस्ट्रक्टिव का डॉट बनेगा, फिर उतना ही बड़ा कंस्ट्रक्टिव का डॉट बनेगा। बट ये जो पैटर्न है ये काफी दूर तक आपको देखने के लिए नहीं मिलता, काफी शॉर्ट में ही खत्म हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ अवर सराउंडिंग। बहुत ज्यादा एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट करें तो शायद और ज्यादा बड़ा मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि जब आप इंटरफेरेंस पैटर्न तैयार करते हो, सो प्लीज जब आप इंटरफेरेंस पैटर्न तैयार करते हो, व्हाट यू ऑब्जर्व
what you observe that this interference pattern have a same size. For example, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन सबका जो डायमीटर होगा, जो साइज होगा, वो सेम होगा. इट विल बी सेम इन साइज. सबका जो विड्थ होगा, जो सबका जो डायमीटर होगा, कंस्ट्रक्टिव के डॉट का, फिर डिस्ट्रक्टिव के डॉट का, फिर कंस्ट्रक्टिव के डॉट का, इनका सबका साइज सेम होगा. क्लियर विद द पार्ट. सो दिस इज व्हाट यंग्स ऑब्जर्व्ड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट. ये क्वेश्चन आपको आता है कि एक्सप्लेन यंग्स एक्सपेरिमेंट. तो आपको सिंपली एक बात बोलनी है कि यंग्स टू का प्लेन वेव फ्रंट. उसने एक मेन सोर्स लिया जिससे उसने दो सोर्सेस बनाए. दोनों सोर्स से वेव फ्रंट रिलीज होना स्टार्ट हुए. जब दोनों सोर्सेस से वेव फ्रंट रिलीज होना स्टार्ट हुए, उन्होंने सामने एक स्क्रीन रखा. व्हाट ही ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन कि सेंटर में एट द सेंटर he got maximum, that is constructive interference, and then alternately he got at B point, at A point, here he got destructive, again constructive, अगर कुछ नेक्स्ट है फिर से डिस्ट्रक्टिव. अल्टरनेटली आपको कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव देखने के लिए मिलता है. सेम पैटर्न दूसरे साइड में भी फॉलो होता है. हियर अगर आप इसको नाम दे रहे हो D, इधर in middle it is maximum, so it will be destructive, that is minimum. Again there will be a constructive, that is again maximum, and this point is E. Okay, so C point पे you are getting maximum, उसके बाजू वाला destructive, again constructive, फिर destructive, फिर again constructive. ये continuous pattern आपको देखने के लिए इस एक्सपेरिमेंट में मिलता है. किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? एक बात याद रखो, जब एक्सपेरिमेंट करते हो, अगर आपका एक्सपेरिमेंट का सारा कंडीशंस फुलफिल हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है, एक्यूरेट हो रहा है, तो जो डार्क पॉइंट्स है वो आपको एकदम परफेक्ट डार्क देखने के लिए मिलती है. और जो साइज होता है डार्क डॉट का और ब्राइट डॉट का, सॉरी, होप यू कैन इमेजिन कि यहाँ पर लाइट है और यहाँ पर इतने दूर पे डार्क लाइट है. डार्क लाइट है इसका मतलब डार्क स्पॉट है. हियर देयर इज अ रेड लाइट, पूरा रेड लाइट से भरा है, और ये डार्क स्पॉट है. तो रेड लाइट का जो साइज होगा उतना ही बड़ा इस डार्क स्पॉट का भी साइज होगा. अगेन यहाँ पे रेड लाइट होगी. पैटर्न कुछ इमेजिन हो रहा है कैसे पैटर्न बनेगा? डार्क लाइट, रेड लाइट, डार्क लाइट, रेड लाइट, सॉरी, डार्क स्पॉट, रेड लाइट, डार्क स्पॉट, रेड लाइट, ऐसा फिनोमेना बनता है. क्लियर? ऐसा कुछ है. यहाँ पे लाइट दिखेगी, यहाँ पे देयर इज नो लाइट, फिर यहाँ पे लाइट दिखेगी, यहाँ पे देयर इज नो लाइट. सो जहाँ पे नो लाइट है ये आपका डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना हो गया, ये आपका कंस्ट्रक्टिव फिनोमेना हो गया. ये हमेशा अल्टरनेट होता है और जो साइज होता है वो सेम होता है. दे हैव द सेम साइज के होते हैं सारे. ये आपको अल्टरनेटली देखने के लिए मिलता है इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न. बोलो बोलो, आई एम लिसनिंग. सेंटर में क्यों मैक्स मिलता है? वो हम आगे जाके प्रूफ करेंगे कि सेंटर में क्यों मैक्स मिलता है. डायग्राम दिया है, मतलब इसका वर्ड का मीनिंग क्या है मैम? किसका डायग्राम? दे हैव जस्ट शोन कि दे हैव क्रिएटेड अ स्लिट, एक ऑब्स्टिकल यूज करके कि ये बाकी के जो एरियाज है दे आर ब्लॉकिंग एंड ओनली दिस पॉइंट इज अलाउइंग द लाइट टू पास. दैट्स ऑल. तो उसको डायग्राम बोलते हैं. एक्चुअली उनको आई थिंक इट मींस एन ऑब्स्ट्रक्शन. दैट्स ऑल. ओके. Partition. या सो लेट्स गो अहेड. इंपॉर्टेंस देखते हैं यंग्स एक्सपेरिमेंट का. इंपॉर्टेंस क्या क्या था, क्यों इसको वैल्यू दी गई? पैटर्न भी आप प्रूफ करोगे बाद में? हाँ. ओके ओके. फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या देखा गया? दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को प्रूव किया है. लाइट इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाता है, सुपरपोजिशन पैटर्न दिखाता है, क्रस्ट क्रस्ट को, ट्रफ ट्रफ को, ये जो हमने कंडीशन, ये सारी कंडीशंस हमने वेव्स में पढ़े हैं. यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सारे पैटर्न हमने वेव्स में पढ़े हैं. करेक्ट? हमने ट्रैवलिंग वेव्स में भी पढ़ा है, हमने स्टेशनरी वेव में भी पढ़ा है कि जहाँ पे क्रस्ट क्रस्ट या ट्रफ ट्रफ मिलता है हमको वहाँ पे एम्पलीट्यूड बड़ा मिलता है, इंटेंसिटी ज्यादा मिलती है. ये सारी चीजें हमने पढ़ी है. तो ये पैटर्न लाइट भी फॉलो करता है, दैट लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव. ये इंटरफेरेंस जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है सबसे पहले यंग्स ने प्रूव किया विद दिस एक्सपेरिमेंट. सो इम्पोर्टेंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो यही है कि वेव्स का इंटरफेरेंस वाला जो कंडीशन है वो लाइट फॉलो करता है, वो इसी कंडीशन, इसी एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ. दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो वेव थियरी ऑफ लाइट है, ये जो वेव नेचर इंटरफेरेंस फॉलो कर रहा है, मतलब ये जो वेव नेचर ऑफ लाइट है ये कंफर्म हो गई यहाँ से कि लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव. ओके.
तीसरी बात, इस एक्सपेरिमेंट ने कोहेरेंट सोर्स बनाने का एक तरीका बता दिया। मैंने आपको पीडीएफ में भेजा था कि व्हाट इज कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड दे हैव कांस्टेंट फेज, उनका फेज कांस्टेंट होता है। मतलब जहां पर जो फेज देखने के लिए मिल रहा है वहां पे वही फेज देखने के लिए मिलेगा। ओके, सो कोहेरेंट सोर्सेस आर दो सोर्सेस जिनका दोनों का फ्रीक्वेंसीज आर सेम और दे आर ऑलवेज इन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, या कांस्टेंट फेज में है, वो चीज आपको बार बार देखने के लिए मिलेगी। ओके, नेक्स्ट इस कांस्टेंट फेज का मतलब आप आगे जाके और अच्छे से समझोगे कि इसका मीनिंग मैं क्या समझा रही हूँ। सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इससे प्रूव हुआ, वेव नेचर कंफर्म हुआ, कोहेरेंट सोर्सेस बनाने का एक तरीका मिल गया कि एक सिंगल प्राइमरी सोर्स से आप दो कोहेरेंट सोर्सेस कैसे बना सकते हो। ओके, और सबसे मेन प्रूफ जिसकी वजह से इस एक्सपेरिमेंट को सबसे ज्यादा वैल्यू दी गई, वो ये एक्सपेरिमेंट से निकला हुआ फॉर्मूला था, दैट इज लैम्बडा डैश इज इक्वल्स टू फ्रिंज विड्थ इनटू डी बाय कैपिटल डी। ये हम प्रूव करेंगे आगे जाके। फ्रिंज लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है दो ब्राइट लाइट्स के बीच का डिस्टेंस, दो ब्राइट या दो डार्क के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर मैं इसको सेंट्रल वाला पार्ट कंसीडर करूं, दिस इज माय सी पॉइंट, सो इसके सेंटर से लेके दूसरे लाइट ब्राइट लाइट के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम विड्थ बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ। ओके, एक कंस्ट्रक्टिव के सेंटर से दूसरे कंस्ट्रक्टिव के सेंटर तक के जो डिस्टेंस है उसको हम एक विड्थ बोलते हैं, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय W। किसी किसी बुक में कैपिटल X या कैपिटल Y से रिप्रेजेंट किया जाता है, but I have represented it by W. So what is fringe width? Fringe width is the distance between central line of one constructive interference to the central line of consecutive constructive interference. ये फर्स्ट है और इसके इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दिस इज योर फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा, इसके सेंटर से अनदर सेंटर तक, सेंटर से सेंटर तक के दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच का जो कंसेक्यूटिव है, जस्ट एक के बाद दूसरा वाला आया हुआ है डार्क लाइट को छोड़ के, दैट इज कंसीडर्ड टू बी फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ को डार्क से डार्क भी कंपेयर किया जा सकता है, वन डार्क टू अनदर कंसेक्यूटिव डार्क, इसको भी फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। सो फ्रिंज विड्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन वन कंसेक्यूटिव सेंटर लाइन ऑफ द वन कंसेक्यूटिव central line of the first constructive interference to the another consecutive constructive interference। ब्राइट से ब्राइट के बीच का डिस्टेंस जो जस्ट इसके बाद वाला ब्राइट आने वाला है, हाँ, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। समझ में आया सबको फ्रिंज विड्थ क्या है? व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? समझा सबको? फॉर एग्जांपल रिपीट करो ना जरा। ये सेंटर वाला अगर मैं यहाँ से सोर्स लूं, ये मेरा सबसे सेंटर वाला है, दिस इज माय फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पे मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलने वाली है। उसके बाद डार्क होगा सेम साइज का, उसके बाद अगेन ब्राइट होगा सेम साइज का। ओके, सो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का, इस ब्राइट के सेंटर से इस ब्राइट के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा, दैट इज माय फ्रिंज विड्थ। क्लियर? मैम दैट्स योर सेंटर से फ्रिंज विड्थ, अच्छा, इस ब्राइट के सेंटर से इस ब्राइट के सेंटर तक, दिस इज माय वन फ्रिंज विड्थ, इसको मैं एक फ्रिंज विड्थ बोलूंगी। डार्क से डार्क भी कंपेयर कर सकते हो, ये लाइट ये मैक्सिमम था, ये मिनिमम आया, अगेन ये मैक्सिमम आया, अगेन एक मिनिमम आएगा। सो एक डार्क के सेंटर से जो जस्ट नेक्स्ट वाला डार्क आने वाला है उसके सेंटर तक के डिस्टेंस को हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, W। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी के सेंटर से नेक्स्ट जो सबसे पहले मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को इज बी कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ। आप कहीं से कंपेयर कर सकते हो, डार्क के सेंटर से नेक्स्ट डार्क जो आने वाला है उसके सेंटर तक के डिस्टेंस को भी आप फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। सो आप लाइट ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी के सेंटर से मैक्सिमम इंटेंसिटी के सेंटर तक का डिस्टेंस निकालो, या डार्क के सेंटर से डार्क के सेंटर, दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के सेंटर से नेक्स्ट जस्ट जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आने वाला है
जो कंसेक्यूटिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आने वाला है उनके बीच का डिस्टेंस निकालो, दैट इज योर फ्रिंज विड्थ। समझ में आया फ्रिंज विड्थ क्या है? समझा सबको फ्रिंज विड्थ क्या है? हाँ मिस, पर एक डाउट था। पूछो। हेलो मिस, वो जो आपने हाँ बताया, आई एम लिसनिंग। हाँ मिस, उसमें ये सेम फ्रीक्वेंसी आपने बोला ना होगा, तो उसमें सेम वेवलेंथ भी होना चाहिए क्या ये कोहेरेंट सोर्सेस में? एक्चुअली कोहेरेंट सेम फ्रीक्वेंसी है तो सेम वेवलेंथ भी होना चाहिए, इसको मैंने मोनोक्रोमैटिक बोला। जब यंग्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, यंग्स को सेम फ्रीक्वेंसी उसको नहीं मिल पाई थी क्योंकि वो व्हाइट लाइट सोर्स यूज कर रहा था, वो सन का सोर्स यूज कर रहा था, तो उसका पैटर्न वाज नॉट दैट परफेक्ट। बाद में उसने आगे जाके लेजर्स का यूज किया विच आर मोनोक्रोमैटिक लाइट्स। ओके, जब उसने लेजर्स का यूज किया दैट इज मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक का मतलब मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले कि मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है विच हैज सिंगल वेवलेंथ। जैसे कि आपका लेजर लाइट रेड कलर का है तो उसके पास रेड कलर का वेवलेंथ है। ओके, सो उसके बाद जब उसने मोनोक्रोमैटिक सोर्स यूज किया, सिंगल वेवलेंथ यूज किया, तब उसको ज्यादा परफेक्ट पैटर्न मिला ऑफ इंटरफेरेंस। समझ में आया? स्टार्टिंग में उसने सन यूज किया था बट बाद में उसने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उसने मोनोक्रोमैटिक लाइट का यूज किया और उसने बोला कि कोहेरेंसी और मोनोक्रोमैटिक ये दोनों कंडीशन फॉलो होना बहुत जरूरी है। हेलो मैम। हेलो। हाँ बोलो। हाँ, हाँ इसमें दिया है लिसनिंग। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम रहता है, मतलब कोएफिशिएंट सोर्स। हाँ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। कैसे? मतलब मिस, टाइम डिपेंडेंट कैसे होगा आप बताओ? इट्स एन एक्सपेरिमेंट विच यू आर डूइंग, दो सोर्सेस से लाइट आ रही है, दे आर जस्ट मीटिंग एट अ पॉइंट, उनको टाइम डिपेंडेंसी क्या है? कुछ तो टाइम लगेगा ना उनको पहुंचने में। टाइम लगेगा। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम का मतलब ये नहीं है कि आपको टाइम नहीं लगने वाला है, बिना टाइम का एक्सपेरिमेंट होगा, टाइम तो लगेगा, ऑफ कोर्स टाइम लगेगा। ओके, बट जो आपको पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा ना, व्हेन यू विल टेक मोनोक्रोमैटिक एंड कोहेरेंट सोर्स, तो आपको पैटर्न देखने के लिए मिलेगा ना, वो पैटर्न आपको बहुत, अगर आपने सारा एक्सपेरिमेंट एकदम एक्यूरेट किया तो पैटर्न आपको काफी टाइम तक देखने के लिए मिलेगा। अगर आपने सारी चीजें परफेक्ट नहीं ली है तो ये सारा एक्सपेरिमेंट आपका ब्लर हो जाएगा। समझ में आया? So if you are taking everything to be perfect, कोहेरेंसी ले रहे हो, मोनोक्रोमैटिक ले रहे हो, तो आपको हमेशा सेंटर में टाइम इंडिपेंडेंट होने का मतलब एक और है कि सेंटर में हमेशा यू विल गेट अ ब्राइट लाइट एट द सेंटर। जैसे कि मैंने बोला कि दिस इज द सेंटर, यहाँ से सेम पैटर्न ये साइड भी फॉलो हो रहा है, तो एट द सेंटर यू विल ऑलवेज गेट अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देन यू विल गेट अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसा नहीं है कि सेंटर में एक टाइम के बाद यू विल गेट अ डिस्ट्रक्टिव, बट कंडीशन यही है कि योर एक्सपेरिमेंट मस्ट बी वेरी एक्यूरेट। एक्सपेरिमेंट लेकिन बहुत मैम एक्यूरेट होने की जरूरत है। दो सोर्स सेम टाइम पे तो नहीं पहुंच सकते ना, उनका वेव मतलब। क्यों नहीं पहुंच सकते? मैंने अगर एक ही प्राइमरी सोर्स से, मैंने इसीलिए तो ये एक्सपेरिमेंट ऐसा किया गया कि मैंने एक ही प्राइमरी सोर्स से मैंने दो होल्स क्रिएट कर दिए। मेरा सोर्स एक ही है, मेन सोर्स, तो दोनों से जो लाइट पहुंचेगी, लाइट का स्पीड तो दोनों के लिए सेम ही है ना। तो जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, दोनों भी सेम कवर करेगा इन द सेम टाइम, बिकॉज डिफरेंट बोथ सोर्स आर भी हो ट्रैवलिंग विद सकते द हैं। स्पीड ऑफ लाइट। डिफरेंट अगर सोर्स भी आपने हो अलग सकते अलग हैं। सोर्स लिया तो आपका, जी डिफरेंट सोर्स हो सकता है क्या? समझा नहीं? डिफरेंट मतलब सोर्सेस जैसे लोगे तो आपका एक्सपेरिमेंट नहीं मिलेगा, इसीलिए हमको एक सिंगल सोर्स से दो सोर्सेस बनाने पड़े। अगर दो अलग अलग सोर्स लोगे, मैंने कल ही ये बात बताई थी कि क्यों दो अलग अलग सोर्सेस नहीं लिए गए, क्योंकि आप दो अलग अलग सोर्सेस लेके कितना भी ट्राई करो, कोई ना कोई एक शॉर्ट डिफरेंस आएगा और पैटर्न परफेक्ट नहीं मिलेगा। सो पैटर्न के परफेक्ट होने के पीछे के लिए ये कंडीशन फॉलो करना बहुत जरूरी है। और ये स्लिट्स भी बहुत छोटी छोटी होती हैं, एकदम नैरो स्लिट्स होती है, वो सब कंडीशन हम आगे बढ़ेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको कितनी एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है। दो सोर्स अगर रहेंगे आपने तो फिर थोड़ी सी फेज कहीं, फ्रीक्वेंसी में भी सब डिफरेंस आएगा ना। अगर आपने एक्यूरेसी में हल्का सा भी प्रॉब्लम किया तो आपको ये पैटर्न परफेक्ट नहीं मिलेगा। इतनी एक्यूरेसी के बाद भी पैटर्न ज्यादा दूर तक परफेक्ट नहीं मिलता, इतने ही दूर में आपको पैटर्न परफेक्ट मिलता है, बाकी फिर ब्लर हो जाता है पैटर्न। दिस एक्सपेरिमेंट्स नीड अ एक्यूरेसी, इट इज एन ऑप्टिक्स एक्सपेरिमेंट। ऑप्टिक्स को आप जितना परफेक्शन के साथ करोगे उतना ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। अगर आपने हल्का सा भी यहाँ वहाँ किया, आपको ऑप्टिक्स का रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यू आर हैंडलिंग स्पीड ऑफ लाइट। सो स्पीड ऑफ लाइट को हैंडल करने के लिए यू नीड टू बी वेरी एक्यूरेट विद द थिंग्स। यू कैन नॉट कंट्रोल समथिंग, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हाथ से किसी चीज को।
मिस फिर ठीक वो है। जो फिर ये जो लिखा होता है कि टाइम इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक करंट है, उसका मतलब क्या होता है? टाइम इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक करंट है, इसका मतलब ये है कि इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द टाइम। लाइक वो अपने आप को वापस 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 रिपीट करेगा, उसको टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टाइम, वो टाइम के साथ अपने आप को, टाइम से वो फिक्स्ड नहीं है, इट इज नॉट फिक्स्ड विद द टाइम। सो टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब यही होता है कि दैट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द टाइम, उसका वही रेगुलर पैटर्न आपको बार बार देखने के लिए मिलेगा, वो टाइम डिपेंडेंसी नहीं दिखाता। मिस मतलब ठीक है, चेंज नहीं होगा। हाँ, मतलब वो टाइम के हिसाब से नहीं बदलेगा, ओके। इट विल नॉट गो अकॉर्डिंग टू द टाइम। ओके, टाइम इंडिपेंडेंसी का मतलब ये टाइम इंडिपेंडेंट कंडीशन है ना, आप बहुत ज्यादा अच्छे से क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हो। टाइम इंडिपेंडेंसी जो है, इट डिपेंड्स ऑन द, यू कैन स्टडी इन डीप इन क्वांटम मैकेनिक्स, कि ये जो वेव्स होते हैं ना, ये वेव्स टाइम इंडिपेंडेंसी का नेचर दिखाते हैं, दे डोंट डिपेंड ऑन टाइम, वो अपने हिसाब से अपने आप को रिपीट करते हैं। ओके, सो लेट्स गो अहेड, लेट्स नॉट गो इन डीप। So this is what I'm saying, if this is the maxima, this is the center point where you will get maxima, you will get a alternate or dark and bright fringes, इनको fringes बोला जाता है। ये जो आप circles देख रहे हो, they are called as fringes. Okay, so you will always get at the center, you will always get a bright fringe, dark fringe, again bright fringe, again dark fringe, and continuous यही situation होती है। So fringe width को आप इस तरीके से define कर सकते हो, since they are called as fringes, तो fringe width का मतलब है distance between the two central bright fringes, consecutive central branch, two consecutive bright fringes are considered to be fringe width। आपने यहाँ के सेंटर से शुरू किया तो आप यहाँ के सेंटर पे एंड करोगे। सो एक ब्राइट फ्रिंज के सेंटर से जस्ट जो नेक्स्ट वाला ब्राइट फ्रिंज आने वाला है, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। इसको डार्क से भी डिफाइन कर सकते हो, एक डार्क फ्रिंज के सेंटर से दूसरे जो जस्ट नेक्स्ट वाला डार्क फ्रिंज आने वाला है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ। समझ में आया फ्रिंज विड्थ क्या है सबको? क्लियर विद द पार्ट? ओके, लेट्स गो अहेड। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट। दिस इज कॉल्ड एज वेवलेंथ ऑफ लाइट, दिस इज W इज द फ्रिंज विड्थ, D इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। ये जो स्लिट्स बनाया है, इनके बीच के डिस्टेंस को, ये जो सोर्सेज है, इनके बीच के डिस्टेंस को हम D बोलते हैं, और स्क्रीन और जो आपका ये सोर्स रखा है, इनके बीच के डिस्टेंस को हम कैपिटल D बोलते हैं। सो इस फॉर्मूला की हेल्प से अगर आपको फ्रिंज विड्थ मिल जाए, आपको विद द एक्सपेरिमेंट आपको D तो आपको आराम से मिल जाएगा। एक्चुअली D को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि सोर्सेस के स्लिट्स बहुत एक दूसरे से क्लोज में होते हैं। कैपिटल D आप स्केल के हेल्प से मेजर कर सकते हो कि सोर्स और स्क्रीन के बीच में कितना डिस्टेंस है। फ्रिंज विड्थ आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के हेल्प से मेजर कर सकते हो। अगर आपको ये सारी चीजें मिल जाए तो आप जो लाइट यूज कर रहे हो उसका वेवलेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द यंग्स एक्सपेरिमेंट। ओके, आपको नॉर्मली एक्सपेरिमेंट में ऐसे ही करवाया जाता है, आपको फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करने बोल दिया जाता है। स्मॉल डी, ये जो D है, स्मॉल d है, इसको एक अलग एक्सपेरिमेंट से मेजर करने बोल दिया जाता है। कैपिटल D आप स्केल से निकाल लेते हो, सारा फॉर्मूलास यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो, लैम्डा निकालते हो, आपको एक लाइट दे दी जाती है, एक लाइट का सोर्स दे दिया जाता है। ओके, समझा? सो W, D एंड कैपिटल D, ये स्मॉल d बहुत ज्यादा छोटा होता है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेस बहुत ज्यादा कम रखा जाता है एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस। इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा लेस होता है कि आपको पैटर्न थोड़ा अच्छा देखने के लिए मिले। ओके, वो क्यों बहुत ज्यादा कम होता है इसके बारे में भी मैं आगे में और ज्यादा डीप में बताऊंगी। दैट दिस डिस्टेंस, दिस जो दो स्लिट्स बनाई है उनके बीच का डिस्टेंस इज वेरी 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 लेस, बहुत कम रखा जाता है। इवन आप स्केल से रख के मेजर भी नहीं कर सकते उसको, इतना छोटा होता है। इसको भी मेजर करने के लिए एक आपको अलग ही एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज अगेन वेरी टफ। आई हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट, हमको लैम्डा निकालने के लिए वी डिड दिस एक्सपेरिमेंट फॉर 13-14 टाइम्स। सारे चीजें आपको इसके लिए एक अलग एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए एक अलग एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। मतलब एक इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट में कम से कम आप 3 एक्सपेरिमेंट्स करते हो, और तीनों का एक्यूरेट होने के बाद आपको लैम्डा मिलता है। सो दिस एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स एक्यूरेसी, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत होती है इसके लिए। ओके, so this is what is Young's experiment and this is what is importance of Young's experiment. It was the first who proved interference of light. वेव नेचर को कंफर्म करने वाला पहला एक्सपेरिमेंट था। तीसरी बात यह है कि कोहेरेंट सोर्स मेन सोर्स से कैसे बनाया जा सकता है, वो यंग्स ने बताया बाय यूजिंग द स्लिट्स मेथड। उसके बाद उसने एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव किया जिससे आप लाइट का वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपके पास फ्रिंज विड्थ, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स
और कैपिटल डी दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द व्हाट वी कैन से स्क्रीन एंड सोर्स है, तो ये अगर ये डिस्टेंस आपके पास है, सेकेंडरी सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस अगर आपके पास है, तो आप ये सारी चीजें यूज करके, ये फॉर्मूला यूज करके यू कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ. दिस इज व्हाट ही एक्सप्लेन. नाउ वी विल प्रूव दिस फॉर्मूला. हम लोग ये फॉर्मूला प्रूव करने वाले हैं आगे जाके. उससे पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट some conditions required for constructive and destructive interference. Conditions क्या required है constructive और destructive? अभी तक सबको सब कुछ समझा? यंग्स एक्सपेरिमेंट सबको समझा क्या किया है? दो सोर्सेज लिए हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया है, सेंटर में हमेशा आपको मैक्सिमम मिलेगा, फिर मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, ये अल्टरनेट पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का. उसके बाद हमने देखा कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द यंग्स एक्सपेरिमेंट. यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है इंटरफेरेंस का? किसी को कुछ भी डाउट है? और शुड वी गो अहेड? यस और नो? कैन वी गो अहेड? Yes or no? Yes, Please ma'am. answer. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, let's go ahead with the conditions of constructive interference. कब आपको कंस्ट्रक्टिव देखने के लिए मिलता है, कब आपको डिस्ट्रक्टिव देखने के लिए मिलता है, जरा वो देखते हैं. ये कंडीशंस क्या है जो आपको एक जगह पे मैक्सिमम इंटेंसिटी दे रही है और एक जगह पे मिनिमम इंटेंसिटी दे रही है. देखो ये बात तो आपको पता है कि इफ यू वांट अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ट्रस्ट को मिलना चाहिए, ट्रफ को मिलना चाहिए, तो आई विल गेट अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. यही एक कंडीशन है. मींस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सबसे पहला जो कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सबसे पहला जो कंडीशन है, जो कंडीशन मुझे मिलना चाहिए वो ये है कि क्रस्ट को मिलना चाहिए और ट्रफ को. मतलब जो भी चीजें एक दूसरे पे ओवरलैप हो रही है दे शुड बी इन फेज. वो इन फेज होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ऐसा हो और एक ऐसा हो. ये कंडीशन हुआ तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा. अगर पहला वाला ऐसा है तो दूसरा वाला भी ऐसा ही होना चाहिए. दे शुड बी इन फेज. इन दोनों का फेज सेम होना चाहिए. पहला वाला ऐसा है तो दूसरा वाला भी ऐसा ही होगा, तो ही विल गेट अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अदरवाइज यू विल नॉट गेट अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ओके, सो सबसे पहला कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज दे शुड बी इन फेज. दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, उनका फेज सेम होना चाहिए. दे शुड बी इन फेज कंडीशन होनी चाहिए. ओके, और अगर फेज डिफरेंस है भी, अगर फेज डिफरेंस है भी कि चलो मैम नहीं है वो लोग इन फेज, एक फेज डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, तो कौन से कंडीशंस पे आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा? उस चीज को समझाने के लिए पहले मैं ऑसिलेशन के उस पार्ट पे जा रही हूँ जहां पे हमने रेफरेंस सर्कल मेथड लिया था. याद है किसी को रेफरेंस सर्कल मेथड? उस चीज को जरा मैं वापस से एक शॉर्ट रिविजन दे रही हूँ कि व्हेन यू विल गेट अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अगर आपको एक वीडियो याद हो, एक सर्कल था, दूसरा सर्कल था, हमने इनके शैडोज को देखा था. हमने कहा था इनका शैडोज जो होता है, अगर कोई चीज सर्कल में मूव होती है, उनका शैडो जो है वो ऑसिलेटरी मूवमेंट को, एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है. इन फेज होने का मतलब क्या है, जरा पहले वो समझना. व्हाट डू यू मीन बाय इन फेज? इन फेज होने का मतलब समझो एक पार्टिकल यहाँ पर है एट द मीन पोजीशन, ये भी पार्टिकल यहाँ पर है एट द मीन पोजीशन. इन फेज होने का मतलब क्या है कि जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो दूसरा वाला पार्टिकल भी ऊपर जा रहा है. इसका मतलब होता है इन फेज होना. अगर ये दोनों ने मूव होना स्टार्ट किया तो दोनों का अगर मैं प्रोजेक्शन देख रही हूँ, सो अगर इसने ऊपर मूव होना स्टार्ट किया तो ये भी ऊपर यहाँ पे पहुंच गया, ये यहाँ पर गया तो ये भी यहाँ पे पहुंच गया, ये यहाँ पर गया तो ये भी यहाँ पे पहुंच गया. मीन्स दे आर इन फेज. इसको इन फेज होना बोलते हैं कि ये पार्टिकल सेम जैसा बिहेव करे. अगर ये यहाँ पे मैक्सिमम पे पहुंचा तो ये भी यहाँ पे मैक्सिमम पे पहुंच गया. दिस इज कॉल्ड एज इन फेज. इसको इन फेज होना बोलते हैं. अब अगर मैं पहला कंडीशन ड्रॉ करूं, समझो इट स्टार्टेड मूविंग. प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करो, आपको फिर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का रियल मीनिंग समझ में आएगा कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव. ये कब बन सकता है, कब कब बन सकता है. इन फेज होगा तब तो बनना है ही. क्रस्ट को मिलेगा, ट्रफ को मिलेगा, ये तो कंडीशन फुलफिल होनी ही है. मतलब अगर फेज डिफरेंस जीरो है, देखो इनका इसका फेज भी अभी ये जीरो पे ही है, इसका फेज भी अभी जीरो पे है, तो इनके बीच में कोई डिफरेंस है क्या फेजेस के बीच में? Is there any difference? Please answer yes or no. No, Is there any difference between their phases? ये भी जीरो पे है, ये भी जीरो पे है. कोई फेज डिफरेंस है इनके बीच में? नहीं है। है कोई फेज डिफरेंस और नो? No. No. अब दोनों साथ में ऊपर गए, यहाँ पर आ गए, ये भी यहाँ पर आ गया, ये भी यहाँ पर आ गया. अगेन दे आर इन सेम फेज. अब ये भी 90 है, ये भी 90 के पोजीशन पे रुका हुआ है. ठीक है, इनके फेज में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, दे आर इन फेज. अगेन दोनों यहाँ से चलना चालू है, यहाँ पर आ गए, अगेन दे आर इन फेज.
वापस यहाँ पे शुरू हुए, यहाँ पर आ गए, दे आर इन फेज। मतलब इन फेज होने का मतलब है कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस इज 0। अब जब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस इज 0, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाती हूँ, लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ, दोनों के लिए ग्राफ बनाते हैं, दोनों साइड में ग्राफ बनाते हैं, नीचे बनाती हूँ, ठीक है, विल ड्रॉ ग्राफ, इसका जरा साइन कर्व बनाते हैं। मीन से, ये भी मीन से शुरू हुआ, ये भी मीन से शुरू हुआ है, करेक्ट, ये भी मीन से शुरू हुआ, ये भी मीन से शुरू हुआ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मीन। इसने जितने देर में ऊपर कवर किया उतना ही इसने भी कवर किया, उतना ही इसने भी कवर किया। अब यहां से ये नीचे आना शुरू हुआ, ये भी नीचे आना शुरू करेगा, वहां से अगेन इसने ये अब यहां से ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये एक डिस्टेंस, ये एक पूरा सर्कल बना, इसका मतलब उसने एक वेव कंप्लीट कर लिया। अब नाउ दिस वेव्स आर इन फेज, ये दोनों इन फेज है। अगर मैं इनका एम्पलीट्यूड सेम रखूं, वेवलेंथ सेम रखूं, तो दे आर इन फेज कंडीशंस। इनके बीच में फेज डिफरेंस है 0। जब क्रस्ट बन रहा है यहाँ पे भी क्रस्ट बन रहा है, जब ट्रफ बन रहा है यहाँ पे भी ट्रफ। अगर मैं इनको ओवरलैप करवा दूं, आई विल गेट अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आ रहा है इन फेज होने का मतलब फेज डिफरेंस 0 होगा। अब दूसरा कंडीशन, अब और कब कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन सकता है, और कौन से कंडीशन है? एक तो फाई इज इक्वल टू, अगर फेज डिफरेंस 0 हो, अगर मैं इसको फेज डिफरेंस ले रही हूँ, फाई इज रिप्रेजेंटेड बाय फेज डिफरेंस। पहले मैंने बोला इन फेज होना चाहिए, दूसरा मैं बोल रही हूँ अगर फेज डिफरेंस है 0 फेज डिफरेंस है, तब तो भाई कंस्ट्रक्टिव मिलने वाला है, क्योंकि क्रस्ट क्रस्ट को मिलेगा, ट्रफ ट्रफ को मिलेगा। दूसरा कब मिलेगा, सोचो जरा, बताओ दूसरा कब कंस्ट्रक्टिव, कौन से फेज पे दूसरा, कितना फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा, तो अगेन यू विल गेट अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सोचो और बताओ। पाई का मिस, पाई का, कैन यू इमेजिन पाई का हो सकता है? पाई का अगर फेज डिफरेंस है तो एक यहाँ पे पहुंचेगा, दूसरा यहाँ पे पहुंचेगा। कैन यू सीरियसली यू कैन थिंक कि पाई के डिफरेंस से आपको कंस्ट्रक्टिव मिलेगा? थिंक अबाउट इट, सोचो जरा। एक ने पाई कवर किया है, दूसरा अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है। कैन यू इमेजिन कि इट विल गेट अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? सोच सकते हैं? हो सकता है 2 पाई पे। पहले पाई बताओ, पाई होगा या नहीं होगा? 2 पाई पे मत जाओ, 2 पाई में बाद में डिस्कस करूंगी, पहले पाई बताओ, पाई होगा क्या? पाई कंडीशन मुझे कंस्ट्रक्टिव देगा? थिंक अबाउट इट, ग्राफ ड्रॉ करो। पाई का डिफरेंस बोल रहे हो ना तुम? लेट अस से ये पाई पे है मतलब इसने आधा कवर कर लिया है। पाई पे है मतलब इसके वेव ने आधा कवर कर लिया है, ये आधा कवर कर चुका है। मतलब जब ये जस्ट बनाना शुरू करेगा कंस्ट्रक्टिव को, तब ये डिस्ट्रक्टिव पार्ट में चलने वाला है। सो यहाँ पर जो मिलेंगे एक दूसरे को, वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मिलेंगे। जब ये वाला जस्ट बनाना शुरू करेगा कंस्ट्रक्टिव वाला पार्ट, ये वाला पार्ट डिस्ट्रक्टिव को रिजल्ट करेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव तो कवर हो चुका है। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जब इसने जस्ट बनाना स्टार्ट किया 0, जब इसने क्रस्ट बनाना जस्ट शुरू किया है, उतने देर में तो ये कवर कर चुका है क्रस्ट को, क्रस्ट आगे जा चुका है। ट्रफ, अगर पाई का डिफरेंस लेते हो, पाई का डिफरेंस ले रहे हो मतलब क्या? ये 0 पे है, ये पाई पे है। दिस इज पाई ना, दिस इज 180। अगर मैं इसको बीच में प्रोटेक्टर रख दूं, अगर मैं इसको 0 ले रही हूँ, ये 180 है, मतलब आपका पार्टिकल अब यहाँ पर है, आपका पार्टिकल अब यहाँ पर है। जहां पर ये जस्ट बनाना, ये जहां क्रस्ट बनाने वाला है, उतने देर में इसका क्रस्ट आगे जा चुका है। अब ये ट्रफ बनाएगा, क्रस्ट एंड ट्रफ एक दूसरे को मिलने वाले हैं। मेरा पाई का डिफरेंस होने का रीजन क्लियर हो रहा है? अब मुझे सोच के बताओ, पाई पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Will you get constructive interference on difference of pi? नहीं मिलेगा मिस, नहीं मिलेगा। ओके, मतलब पाई पे नहीं मिलने वाला। 2 पाई पे जरा सोचो, 2 हाँ पाई पे मिस, जरा 2 सोचो, पाई 2 पे पाई पे मिलेगा। मतलब एक 2 वेव पाई पूरा पे। खत्म हो चुका है। अब 2 पाई पे ये जस्ट शुरू हुआ, ये भी जस्ट शुरू हुआ है। डिफरेंस 2 पाई का, एक वेव ये आगे भेज चुका है। पर 2 पाई पे दोनों के दोनों क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टिव ही बनाना शुरू, सॉरी, दोनों के दोनों क्रस्ट से शुरू करेंगे। ये 0 पे है, ये 2 पाई पे है, सो वापस से ये भी क्रस्ट ही बनाना शुरू करेगा, ये भी क्रस्ट बनाना शुरू करेगा, तो क्रस्ट क्रस्ट मिलेगा और ट्रफ ट्रफ मिलेगा। भले एक वेव आगे जा चुकी है, एक सर्कल कवर हो चुका है, बट दूसरा सर्कल जब स्टार्ट हो रहा है, तभी भी तो ये भी स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों क्रस्ट क्रस्ट जनरेट करेंगे एंड दे विल फॉर्म अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब अगर फेज डिफरेंस दोनों के बीच में 2 पाई हुआ, तो भी यू विल गेट अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 3 पाई पे सोचो जरा, थिंक अबाउट इट। 3 पाई पे सोचो, अगर फेज डिफरेंस 3 पाई का हो जाए तो, फेज डिफरेंस 3 पाई का हो जाए तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि दिस इज 1
दिस इज 2 पाई। सेम कंडीशन वैसे 3 हो पाई जाएगी। मतलब अगेन यहाँ पर उसने एक वेव और आधा वेव बना के आगे भेज दिया। अभी आधा वेव जो डिस्ट्रक्टिव वाला पार्ट है वो बचा हुआ है, और यहाँ पे ये अभी कंस्ट्रक्टिव बनाना शुरू कर रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का मीटिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो 3 पाई पे भी नहीं मिलेगा। 4 पाई पे सोचो, एक सर्कल हो गया है, दूसरा सर्कल हो गया है, 4 पाई हो चुका है। 4 पाई खत्म होने के बाद ये जस्ट शुरू हो रहा है। फेज डिफरेंस दोनों के बीच में 4 पाई का है। 2 वेव्स आगे जा चुकी है, बट फिर भी जब ये कंस्ट्रक्टिव बना रहा है, ये भी कंस्ट्रक्टिव बना रहा है, मींस देयर विल बी अ कंस्ट्रक्टिव, सॉरी, जब ये क्रस्ट बना रहा है, ये भी क्रस्ट बना रहा है, सो देयर विल बी अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पैटर्न कंस्ट्रक्टिव बनेगा। समझ में आ रहा है? मतलब एक चीज देख रहे हो, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, अगर फेज डिफरेंस इतना भी हो दो वेव्स के बीच में, तो भी आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। 0 पे तो मिलने ही वाला है, 0 पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। बट अगर 2 पाई का भी डिफरेंस आ जाए तो भी यू विल गेट अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कुछ क्लिक हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? 2 पाई 4 Yes or पाई no? 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, नहीं 8 सब पाई, 2n पाई पर होगा। जैसा सब 2n 2n पाई पे होगा। जनरल कंडीशन इज 2n पाई। हाँ मैम। और फिर मिस डिस्ट्रक्टिव का 2n + 1 पाई पे होगा। या 2n + 1 या 2n - 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके। दैट विल गो अहेड। फिलहाल इसके बारे में जरा ध्यान से सोचो, थोड़ा मैम पे एक खुद शॉर्ट दिमाग लगाओ, बताओ ना। खुद दिमाग लगाओ, यूज योर ओन ब्रेन पावर, थिंक अबाउट 0 इट, थिंक अबाउट इट, प्लीज थिंक अबाउट इट। सोचो, 0 पे सोचो, 2 पाई पे सोचो, 3 पाई पे सोचो, 4 पाई पे सोचो, मुझे रॉन्ग प्रूफ करो और बताओ कि नहीं मिस 5 पाई पे होगा, मुझे रॉन्ग प्रूफ करो। आई एम सेइंग कि इवन मल्टीपल्स पे होगा, मैंने आपको रीजन दे दिया, आप मुझे रीजन दो, सोचो उसके बारे में, थिंक अबाउट इट। इसी सर्कल को रेफरेंस लेके सोचो, सर्कल को रेफरेंस लेके सोचोगे तो समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। इसलिए मैंने ये केस लिया आपको समझाने के लिए। थिंक अबाउट इट, ठीक है? सोचो, 0 पे तो दोनों साथ में ही, ये भी क्रस्ट बनाना शुरू करेगा, ये भी क्रस्ट बनाना शुरू करेगा, फेज डिफरेंस इज 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई पे सोचो, पाई पे सोचने का मतलब है कि आपका पार्टिकल ऑलरेडी यहाँ पहुंच चुका है, पार्टिकल ने क्रस्ट बना के भेज दिया है, अब पार्टिकल ट्रफ बनाएगा। अब पार्टिकल ट्रफ बनेगा, इसलिए 5 पाई ये सब पे नहीं आएगा। यहाँ पे पार्टिकल ट्रफ बना रहा है, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे जस्ट क्रस्ट बनाना शुरू कर रहा है, ये ट्रफ बना रहा है, ये क्रस्ट बना रहा है, दोनों का मीटिंग होगा तो यू विल गेट अ डिस्ट्रक्टिव। क्रस्ट ट्रफ तो डिस्ट्रक्टिव देता है ना। यस मैम। सो पाई पे नहीं मिल रहा है। 2 पाई पे सोचो, इसने एक बना के वेव आगे भेज दिया है, दूसरा इसने जस्ट बनाना शुरू किया, इसने भी बनाना शुरू किया है, मुझे इससे क्या फर्क है दूसरा मिल रहा है या पहला मिल रहा है, मुझे क्या मतलब है कि क्रस्ट को मिलना चाहिए, ट्रफ को मिलना चाहिए, दैट्स ऑल। इसने एक बनाकर आगे भेज दिया, एक क्रस्ट ट्रफ इसने आगे भेज दिया, बट जब इसने नया बनाना शुरू किया, ये इसने भी बनाना शुरू किया। नाउ डिफरेंस इज 2 पाई, क्योंकि ऑलरेडी एक 2 पाई का वेव आगे जा चुका है, एक सर्कल कवर हो चुका है, दूसरा सर्कल जब बनना शुरू हुआ, इसका पहला सर्कल बन रहा है। सो ये भी क्रस्ट बना रहा है, ये क्रस्ट बना रहा है, क्रस्ट एंड क्रस्ट मीटिंग, यू विल गेट अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। So we are getting this pattern of constructive interference only at 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, जब इतना कवर अप हो जाता है तब। 4 pi हो गया मतलब क्या, एक सर्कल हो गया तब तक इसने कुछ किया ही नहीं, 2 सर्कल हो गया, 2 सर्कल हो गया मतलब कितना कवर कर लिया इसने, 4 pi कवर कर लिया। दिस इज 2 pi, दिस इज 4 pi, 4 pi कवर कर लिया। अब इसने नया वाला जब सर्कल, थर्ड सर्कल बनाना शुरू किया, तब इसने बनाना शुरू किया, तो 4 pi का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब ये नया सर्कल बना रहा है, इसने बनाना शुरू किया, तो अभी भी तो दोनों क्लस्टर्स बना रहे हैं ना। So you get a constructive interference. Are you understanding the concept? समझ में आ रहा है? समझा सबको? Yes or no? Yes, ma'am. Yes or no? हाँ Can we go हाँ ahead? मिस वो जो आपने फाइल लिखा है वो फेस डिफरेंस लिया है ना। हाँ, फेज डिफरेंस लिया है मैंने, इन दोनों ये दोनों जो वेव्स बन रही है उनके बीच के फेज डिफरेंस की बात कर रही हूँ मैं। हाँ मिस समझा। सबको सब कुछ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाओ। ठीक है, ये हो गया फेज डिफरेंस के बारे में बात। अब जरा पाथ डिफरेंस देखते हैं, दो वेव्स का पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मींस लैम्बडा के टर्म्स में देखेंगे। सिंपल सा फंडा है, 0 पे बन रहा है, फेज डिफरेंस 0 हुआ तो वी गेट अ कंस्ट्रक्टिव, फेज डिफरेंस 2 पाई हुआ तो वी गेट अ कंस्ट्रक्टिव,
फेज डिफरेंस 4 पाई हुआ तो वी गेट अ कंस्ट्रक्टिव। मतलब एक बात समझ रहे हो, 0 तो 0 है, Let it be. दोनों साथ में शुरू हो रहा है, ठीक है। पाथ डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डेल्टा एक्स। तो अगर पाथ डिफरेंस 0 नहीं है, जस्ट दोनों ने स्टार्ट ही किया है, कोई पाथ में डिफरेंस नहीं है दोनों के, सो यू विल गेट अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब दूसरा कब बनेगा, जब 2 पाई फेज डिफरेंस 2 पाई हो रहा है। अगर फेज डिफरेंस 2 पाई है तो लैम्डा के बीच में कितना डिफरेंसेस आएगा, लैम्डा करेक्ट। लैम्डा दो वेवलेंथ्स के बीच में लैम्डा का डिफरेंसेस आएगा। 4 पाई फेज डिफरेंस है तो लैम्डा के बीच में कितना पाथ डिफरेंस आएगा, कितना आएगा, एक वेवलेंथ 2 पाई का होता है, सो 4 पाई के कितने वेवलेंथ्स होंगे, थिंक अबाउट इट। 2 लैम्डा यस, 6 पाई के कितने वेवलेंथ्स होंगे, 3 लैम्डा 3 लैम्डा। मतलब अगर लैम्डा का डिफरेंस इस तरीके से आता है, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा, मतलब लैम्डा का सीधा डिफरेंस हो रहा है। एक वेव 5 लैम्डा का है, दूसरा वेव 3 लैम्डा का है, दोनों के बीच का डिफरेंस इज लैम्डा, सो देयर इज अ कंडीशन दे कैन फॉर्म अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके बारे में जरा डीप में पढ़ेंगे आगे जाके। इसका जनरल कंडीशन बताओ जरा। It is represented by n lambda, where n can be 0, 1, 2, 3 and so on. इसको एक और तरीका होता है लिखने का, डेल्टा x is equals to 2n lambda by 2। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, मतलब इंस्टेड ऑफ लैम्डा के टर्म्स में बात करने के बदले वो लोग लैम्डा बाय 2 के टर्म्स में भी बात करते हैं। सो इट इज 2n lambda by 2 के टर्म्स में भी इसको लिखा जाता है। बोथ हैव सेम मीनिंग, बट लैम्डा बाय 2 के टर्म्स में इससे बात करते हैं क्योंकि डिस्ट्रक्टिव के टाइम पे लैम्डा बाय 2 बहुत काम करता है, तो हम लोग को अलग अलग कुछ याद ना रखना पड़े। सो यहाँ पर वी से इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, इन डिस्ट्रक्टिव वी से ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय, दिस इज इवन मल्टीपल ना, 2 का मल्टीपल है। सो हियर वी से इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, इन डिस्ट्रक्टिव वी से ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, इसीलिए इसको n लैम्डा के बदले इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यू कैन रिप्रेजेंट इन एनी ऑफ द वे, जिस तरीके से आप याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब जरा इसके कंडीशंस को देखते हैं ध्यान से। पहले मैंने बोला पार्ट डिफरेंस 0 पे होगा, मतलब दोनों ने साथ में शुरुआत की है, कोई डिफरेंस है ही नहीं, दोनों ने रेस साथ में शुरू की है, तो पाथ का जो डिफरेंस है दोनों में 0 है। दूसरा लैम्डा कब बन जाएगा, कब पार्ट डिफरेंस लैम्डा होगा, जब ये 2 पाई कवर कर लेगा। 2 पाई कवर कर लिया मतलब एक लैम्डा कवर हो चुका है और इसने जस्ट शुरुआत की है, तो दोनों के लैम्डा के बीच में कितना डिफरेंस आने वाला है, लैम्डा माइनस 0। तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा पे यू विल गेट अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब 4 पाई का कंडीशन लो, एक सर्कल एक लैम्डा देता है, सो 2 पाई एक लैम्डा, 4 पाई दूसरा लैम्डा, मींस ये 2 लैम्डा, इसने 2 लैम्डा का ऑलरेडी वेव बना दिया है और इसने जस्ट शुरू किया है। सो 2 लैम्डा एक वेव आगे गया, दूसरा वेव आगे गया, अब इसने भी बनाना शुरू किया, इसने भी बनाना शुरू किया, इसका ये थर्ड लैम्डा होगा, इसका ये फर्स्ट लैम्डा होगा। सो इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 लैम्डा का, क्योंकि इसने 2 लैम्डा कवर कर लिया, इसने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, तो दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस इज 2 लैम्डा। सो अगेन यू विल गेट एट 2 लैम्डा। 2 लैम्डा का मतलब है कि उसने 2 लैम्डास बना के आगे भेज दिया है, अभी जस्ट वो नया वाला लैम्डा शुरू कर रहा है और यहाँ पे अभी जस्ट इसका पहला लैम्डा स्टार्ट हो रहा है। सो द पार्ट डिफरेंस, इसने 2 लैम्डा आगे भेज दिया और इसने अभी एक भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं की है, तो दोनों के बीच में जो लैम्डा की मैन्युफैक्चरिंग है उसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 लैम्डा का। मतलब अगर 2 लैम्डा का भी डिफरेंस हो, 1 लैम्डा 2 लैम्डा, तो भी वापस से क्रस्ट और क्रस्ट का ही फॉर्मेशन होना स्टार्ट होने वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रही हूँ? यस मिस। समझा सबको? ये केस हाँ, समझा? कोई डाउट है यहाँ तक? सो दिस आर द कंडीशंस फॉर योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मिस यहाँ पे हमें कंडीशन यहाँ दिया पे देख होगा लो, क्या? कुछ डाउट है हेलो मिस, क्या? वो हाँ बोलो। एक पूरा सर ये करेगा, वो हमें दिया होगा क्या? मतलब ये पहले 2 ये करेगा, सर्कुलर नहीं, मूवमेंट करेगा, वो आपको सीधा एक क्वेश्चन बोलेगा, नहीं अज्यूम आपको वो करना एक पड़ेगा। आंसर, एक क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। हाँ, आपको वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि डिफाइन वेदर इट इज कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, तो आप फेज डिफरेंस निकालोगे। अगर वो 0, 2 पाई 4 पाई 6 पाई में आ रहा है फेज डिफरेंस, वो दोनों वेव्स का, तो यू विल से कि अगर फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल आ रहा है पाई का, मींस इट इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये आप कंक्लूजन दोगे, ठीक है? ये आप सॉल्व करोगे एंड देन कंक्लूजन दोगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। वी विल डू सच सम्स,
जहाँ पे हमको ये बताना होगा, पहले हम पाई कैलकुलेट करेंगे, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और हम बताएंगे कि ओके इट इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब होना हो इट विल फॉर्म अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि इवन Okay, मल्टीपल miss. होने का मतलब ही यही है कि क्रस्ट क्रस्ट के साथ बनता हुआ जा रहा है। और पाथ डिफरेंस कभी कभी हम पाथ डिफरेंस के इस तरीके से भी यूज करते हैं। सिंपल सा फंडा है, फेज डिफरेंस एंगल के टर्म्स में बात करता है, पाथ डिफरेंस लैम्डा के टर्म्स में बात करता है। अगर 2 पाई का एंगल का डिफरेंस है तो लैम्डा का एंगल, क्योंकि एक 2 पाई विल गिव यू 1 लैम्डा। 4 पाई का फेज डिफरेंस है तो लैम्डा के टर्म्स में कितने लैम्डा का फेज पाथ डिफरेंस है, 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, क्योंकि एक लैम्डा 2 पाई को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 लैम्डा 4 पाई को रिप्रेजेंट करेगा। सो जहां फेज डिफरेंस 4 पाई है वहां पे पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा का हो जाएगा। जहां फेज डिफरेंस 6 पाई है वहां पे पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा का हो जाएगा। 3 lambda That's का all. हो। समझा? Yes, Clear? miss. So lambda के conditions will be 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda and so on. So n lambda मैम or you can write it as 2n lambda by 2. बोलो। मैम मतलब अगर बीच में देखेंगे इवन मल्टीपल छोड़ देंगे तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव बनेगा ना? कहाँ की बात कर रहे हो? अभी ये 2 क्या पाई बोले में मुझे लिया सब? ना, 2 पाई पे लिया हाँ तो फिर क्रस्ट और क्रस्ट साथ में आता है ना, 2 पाई 4 पाई सब पे। हाँ, तो फिर अगर बीच में देखेंगे तो फिर अगर अभी 2 पाई ले तो 3 बीच में पाई मतलब लेंगे तो 3 पाई लेंगे तो 3 पाई लेंगे तो तुम बताओ क्या होगा? क्या होगा 3 पाई पे? क्रस्ट और ट्रफ साथ में आएगा ना? एग्जैक्टली 3 पाई मतलब ये 1 पाई हुआ, ये 2 पाई, ये 3 पाई हाँ, मतलब ये यहाँ पर है तो और ये ट्रफ वाला और जस्ट उधर बनाना का शुरू कर रहा है, क्रस्ट तभी तो 3 बनाना पाई का चालू डिफरेंस आएगा करेगा। ना दोनों में। हाँ, एग्जैक्टली तो आपको क्या मिल जाएगा? यू विल गेट अ व्हाट द टू थिंग्स विल मीट, क्रस्ट और ट्रस्ट एंड ट्रफ 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 व्हिच विल गिव यू अ डिस्ट्रक्टिव। या ठीक है। करेक्ट? ये केसेस देखो जरा ध्यान से, कुछ समझा नहीं है तो पूछो। Path difference is Otherwise half. I'll go ahead with the destructive one. Think about it and answer. कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछो, क्योंकि इसके बेस पे हम सारा थ्योरम करने वाले हैं आगे का। ये Ma'am, path केसेस difference आपको is half आगे के of सारे phase थ्योरम्स difference. में हेल्प करेगा। क्या हुआ? Path difference is half of phase difference. ऐसा कुछ नहीं बोल सकती मैं। Don't give वैसे such ही तो हो रहा relations. They have a different relation. वो रिलेशन हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, तो फिलहाल वैसा कोई रिलेशन डिराइव मत करो। है। ये लास्ट ये बॉक्स लैम्डा के कैसा टर्म्स लिखा में, आपने? ये लैम्डा के टर्म्स में है, ये पाई के टर्म्स में है। हाउ यू आर डेल्टा डिफाइनिंग एक्स दोस थिंग्स? is equals to n lambda. So delta x is equals to m lambda means what? If you want, you can write lambda in the terms of pi. एक हाँ लैम्डा का मतलब ही 2 पाई होता है, तो ये दोनों एक ही बात हुई है। यहाँ पे हमने एंगल के टर्म्स में बात किया है, यहाँ पे हमने लैम्डा के टर्म्स में बात किया है। दैट्स ऑल। मिस, हाँ बोलो। ऑड नंबर के कंडीशन में एक बार बताओ ना मिस, वो समझ नहीं रहे। ऑड नंबर के कंडीशंस में अभी मैं आगे जाऊंगी डिस्ट्रक्टिव वक्त। ऑड नंबर के कंडीशंस में कुछ नहीं है अगर आप देखो तो। ऑड नंबर के कंडीशंस में अगर इफ आई एम सेइंग पाई, दिस इज ऑड नंबर कंडीशन ना, 1 है, 1 पाई मींस पाई, मतलब पाई का मतलब ये है कि इसने एक पाई कवर, आधा एंगल इसने कवर कर लिया है, ये इसने कवर कर लिया है, इसने अपना क्रस्ट आगे भेज दिया। अब ये क्या बनाना शुरू कर रहा है? ट्रफ। ट्रफ और इसका अभी क्या बन रहा है? इसका क्रस्ट अभी ही क्या बन रहा बनना है। शुरू होगा? इसका क्रस्ट क्रस्ट। बन रहा है, तो इसका ट्रफ और इसका क्रस्ट एक दूसरे को मीट करेगा, क्योंकि इसका क्रस्ट तो आगे जा चुका है। हाँ मिस, समझा। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्रस्ट और ट्रफ का मीटिंग मिल जाएगा। समझ में आया? तो हाँ समझा। फेस पाथ डिफरेंस का लास्ट वाला बॉक्स एक मिनट दिखाओ ना मैम। I have just multiplied and divided by 2, 2 and lambda by 2. This is क्यों? also a way to write a path difference. क्यों लेकिन? क्योंकि आगे हम डिस्ट्रक्टिव में लैम्डा बाई 2 के कंडीशंस देखने वाले हैं। सो हमको दोनों जगह हम इस तरीके से यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, इट इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। डिस्ट्रक्टिव में हम ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 करके पढ़ेंगे। सो आपको दोनों जगह n, एक जगह n लैम्डा, दूसरी जगह लैम्डा बाई 2 के टर्म्स में ना पढ़ना पड़े, इसलिए उन लोगों ने एक जनरल फॉर्मूला दे दिया कि इसको भी आप लैम्डा बाई 2 के टर्म्स में पढ़ सकते हो। This constructive interference will have a path difference of even multiple of lambda by 2, and destructive will have a path difference of odd multiple of lambda by 2. इस तरीके ऑड से। मल्टीपल मतलब इसलिए n उन्होंने लैम्डा condition रहेगा। odd multiple of lambda by 2, that is 1 lambda by 2, 3 lambda by 2 and हाँ so on. वही।
हेलो ठीक है, मिस। let's इसलिए go into लैम्डा बाय this 2 topic. लिया ही क्यों मिस है? मैंने अभी समझा दिया हूँ कि लैम्डा बाई 2 बाद में था। लैम्डा बाई 2 लेने के लिए सिर्फ एक ही रीजन है कि हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को सेम टर्म में बात कर सके। दोनों का मीनिंग एक ही है, अगर देखो तो मीनिंग तो दोनों का एक ही है ना। आई हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय 2, मीनिंग तो दोनों का एक ही है, सिर्फ बोलने के तरीके को चेंज करने के लिए उन्होंने ये चीज की है। जब आप ऑड वाला पढ़ोगे तो और अच्छे से समझोगे। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, किसी को और कुछ डाउट है? ऑड इवन दोनों आ जाए मिस इसलिए। और किसी को कुछ डाउट है? हाँ मिस, बोलो। इनफेस होने के लिए वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए सिर्फ। सी वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड को सेम रखने का कंडीशन सिर्फ इन फेज का कंडीशन नहीं है। इन फेज इज ऑल अबाउट एंगल। ओके, वेवलेंथ और ओके एम्पलीट्यूड मिस। को सेम, वेवलेंथ मैं क्यों सेम रख रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने वेवलेंथ सेम नहीं रखा मतलब मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर दूंगी। हाँ अगर आपको याद हो बीट्स वाला कंडीशन, वहां पे हमने वेवलेंथ मतलब फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से हाँ वेवलेंथ चेंज हो गया था, तो हमको बीट का फॉर्मेशन मिल रहा था। मतलब हो सकता है कि एक ही क्रस्ट के अंदर एक पूरा वेव आ जाए, तो हाँ यहाँ पर आपको क्रस्ट और ट्रफ दोनों। क्रस्ट और ट्रफ दोनों एक ही क्रस्ट में मीट हो जाए। तो ये केस मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा पैटर्न बहुत क्लियर चाहिए, इसलिए मैंने वेवलेंथ्स वगैरह सब परफेक्ट रखने की कोशिश की है, क्योंकि मतलब ऑलरेडी इट्स एन इनफेस होने के लिए सेम एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ होना ही चाहिए। हाँ, अगर आपको एक परफेक्ट पैटर्न चाहिए ना, हाँ इन फेज होने के लिए सेम का जरूरत नहीं है। इन फेज तो देखो यहाँ पे भी इन फेज है, ये इन फेज वाला ही कंडीशन है, हाँ क्रस्ट ही क्रस्ट मिल रहा है ना एक दूसरे को। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एक ही क्रस्ट में दोनों मीट हो जा रहे हैं, जहाँ पे आपको बीट्स वाला कंडीशन मिल जाता है। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो इट्स अ लाइट में मुझे ऐसे अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलेगी नहीं, उनकी स्पीड बहुत हाई होती है, तो आपको पैटर्न ही ब्लर हो जाएगा। ओके इसलिए वेवलेंथ्स वगैरह सब सेम रखा है हमने, कि क्रस्ट को प्रॉपरली जाके क्रस्ट मिले, क्रस्ट के अंदर ट्रफ ना आ जाए। ओके तो समझ इन गया। फेज होना मतलब क्रस्ट क्रस्ट का मिलना, ट्रफ ट्रफ का मिलना। ठीक है, ठीक है तो इन समझ फेज गया। होने के लिए वेवलेंथ की जरूरत नहीं है, बट सेम होने की जरूरत नहीं है। बट कंडीशन इज, अगर मुझे प्रॉपर पैटर्न चाहिए कि मुझे क्रस्ट क्रस्ट मिलने के बाद एकदम परफेक्ट ब्राइटनेस चाहिए, तो मुझे उनका वेवलेंथ सेम रखने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज मुझे पैटर्न परफेक्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि उसी पॉइंट पे क्रस्ट और क्रस्ट भी मिल जाएंगे, ट्रफ और ट्रफ भी मिल जाएंगे, आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे। जो जितना अच्छा हाँ ब्राइटनेस मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो यस कंस्ट्रक्टिव सबको अंडरस्टैंड। क्लियर है? क्लियर। सो कंस्ट्रक्टिव के पार्ट डिफरेंस को इस तरीके से भी बोला जाता है कि इट इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। इसको इस तरीके से याद रखा जाता है कि इट इज 2n लैम्डा बाय 2, n लैम्डा करके भी याद रख सकते हो, नॉट अ बिग डील। इसको इस तरीके से भी बोला जाता है कि इट इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव को हम ऑड मल्टीपल बोलते हैं। लेट्स गो अहेड विद द डिस्ट्रक्टिव वन। डिस्ट्रक्टिव देखते हैं जरा। वापस से वही सर्कल, रेफरेंस सर्कल मेथड ले रही हूं मैं कि आपको चीजें समझे। अब आप ये तो समझ चुके हो कि मिस पाई पे, 3 पाई पे ये जो ऑड मल्टीपल्स होंगे, इस पे हमारा चांसेस है हमको कंस्ट्रक्टिव मिलने वाला है। ठीक है, ये पार्टिकल्स है, दे आर एट मीन पोजीशन। मैं जानबूझ के मीन पोजीशन ले रही हूँ, मैं कोई एंगल से नहीं कंसीडर कर रही हूँ कि मेरे को कोई प्रॉब्लम ही ना हो, वरना एक एक्स्ट्रा, याद है ना, एक एक्स्ट्रा फेज कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो चीज ना करने के लिए फेज के टर्म्स में ही बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन, मैंने पार्टिकल को मीन पोजीशन पे ही रखा हुआ है। ठीक है, जिसको ऑसिलेशन बहुत अच्छे से समझा होगा ना, उसको ये चैप्टर बहुत मजा आएगा करने में, क्योंकि वही सारी चीजें बस इन द टर्म्स ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, क्योंकि लाइट में भी जो फोटॉन्स होते हैं वो ऑसिलेट, उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ऑसिलेट ही करते हैं। सो दे आर डूइंग एन ऑसिलेटरी मूवमेंट ओनली। तो ऑसिलेशन का जितना भी फिनोमिना है वो सारी चीजें लाइट फॉलो करने वाली है, क्योंकि उसका जो भी प्रोपगेशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन की वजह से ही होता है। ओके, सो लेट्स गो अहेड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब तुम बताओगे डिस्ट्रक्टिव। पहला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन से फेज डिफरेंस पे मिलेगा, बताओ एवरीवन। पहला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन से पहले पार्ट फेज डिफरेंस पे मिलेगा? पाई पे। सबसे पहले पाई पे मिलेगा। मतलब अगर इसने क्रस्ट आगे भेज दिया, इसने जस्ट बनाना शुरू किया, तो इसका क्रस्ट, इसका ट्रफ बन रहा होगा, इसका क्रस्ट बन रहा होगा, क्रस्ट ट्रफ एक दूसरे को मीट कर जाएंगे। सो पहला जो पाई मिलेगा, पहला जो फेज डिफरेंस होगा उस पे पाई पे। नेक्स्ट, व्हाट फॉर नेक्स्ट? 3 पाई। 3 पाई।
Hope you're understanding. Next, 5 pi, 5 pi, 7 pi, 7 pi, and 7 so on. pi, 9 9 pi, pi, हाँ 10 ठीक है pi, गुड गुड। यानी 10 कहाँ -1 10 आ गया, बताओ कौन से स्टैंडर्ड में हो तुम लोग? 12th में हो? n ओम -1 समझे, आएगा ना, ओम और ओम n भी ले सकते। 2n minus 1 pi का is a general equation जिसमें n can be 1, 2, 3, 4 and so on. डॉट। अगर आप 2 into 1 डालोगे तो 2 into 1 is 2. 2 minus 1 is 1. So 1 pi पे you will get the first Correct. difference. अगर phase difference pi है तो you will get the first difference. Let's go ahead with the part difference. कितना part difference होगा? Then there is a condition we will get a destructive मीन्स वो दोनों सेमी पॉइंट से कैसे स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब आपने उन दोनों को मीन पे रखा हुआ है। हाँ दोनों को मीन पे रखा हुआ है, बट ये अभी इस सोर्स ने अभी तक क्रिएट नहीं किया, इस सोर्स ने क्रिएट कर दिया। अब आगे जाके हम ऐसा कुछ पढ़ने वाले हैं जो कि इसी से रिलेटेड होगा, वहां पे सोर्सेस साथ में शुरू हो रहे हैं बट कुछ रीजंस की वजह से आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव देखने के लिए मिल रहा है। वो रीजंस मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। ये अभी मैंने सिर्फ आपको कंडीशन समझने के लिए ऐसा केस लिया है, सिंपल कंडीशन से जा रहे हैं कि कब पॉसिबल है कि हमको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दिखता है। आगे जब आप आगे जाके जब आप अपना यंग्स एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे इंडीड, तब आपको समझेगा कि मिस वहां पे तो सोर्सेस सेम ही सोर्स से बन रहे हैं, फिर भी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मिलने का रीजन क्या है वो हम आगे जाके समझेंगे। फिलहाल सिर्फ इसको समझने की कोशिश करो कि कौन सा ऐसा केस होता है, क्या ऐसा हो जाता है कि यू गेट अ कंस्ट्रक्टिव एंड यू गेट अ डिस्ट्रक्टिव। ऐसा क्या केसेस आ जाता है कि यू गेट अ कंस्ट्रक्टिव एंड यू गेट अ डिस्ट्रक्टिव। ओके सो फिलहाल हम सिर्फ केसेस पढ़ रहे हैं कि कब ऐसा क्या होगा कि वील गेट अ कंस्ट्रक्टिव एंड वील गेट अ डिस्ट्रक्टिव। आगे जाके ये क्यों होगा ये हम आगे जाके समझेंगे। फिलहाल क्या होगा वो समझते हैं, रीजन समझते हैं, फिर ये कहाँ देखने के लिए मिला वो समझेगा। ठीक है, लेट्स गो अहेड। पार्ट डिफरेंस बताओ जरा, पहला पार्ट डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2। 2 एक ने क्रस्ट बना दिया है, एक ने आधा वेव बना दिया है, दूसरा वाला अभी जस्ट बना रहा है, तो आधा वेव का डिफरेंस आ रहा है दोनों में, लैम्डा बाय 2। दूसरा पेज 3 लैम्डा बाय 2। 3 पार्ट lambda by डिफरेंस 3 lambda by 2. 3 लैम्डा बाय 2। नेक्स्ट 2 एक मिनट 5 lambda by 5 2. लैम्डा बाय 2। 5 lambda by 2. करेक्ट, 5 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। आप देख सकते हो इट इज 1 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है। या इसीलिए वहां पे हमने उसको एक जनरल केस दिया कि इट इज ऑड मल्टीपल 2 एंड लैम्डा बाय 2, सो दिस इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। तो इसका जनरल कंडीशन कैन बी रिटन एज n lambda. delta x is equals to 2n minus 1 2n minus 1 lambda by lambda by 2, n is equals to 1, 2, 3 and so on। डाल के देख लो, 2 into 1 1, 2 minus 1 is 1, that is lambda by 2। so this is a general condition। so constructive interference तब देखने के लिए मिलता है जब there is an part difference of even multiple lambda by 2, even multiple of lambda by 2, and destructive interference तब मिलता है when you have a part difference of odd multiple of lambda by 2। ये केसेस अगर आगे ऐसा पार्ट डिफरेंस या ऐसा फेज डिफरेंस किसी भी वजह से क्रिएट हो गया तो आपको वहां पर डिस्ट्रक्टिव देखने के लिए मिलता है। एट दैट केस किसी रीजन की वजह से अगर आपको पार्ट डिफरेंस या फेज डिफरेंस वेव्स के बीच में ऐसा कुछ आ गया तो यू गेट अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसे केसेस पे यू गेट अ डिस्ट्रक्टिव वन। क्लियर विद द कांसेप्ट? यस मिस। अब एक जरा डिफरेंस देखते हैं कंस्ट्रक्टिव Yes, और डिस्ट्रक्टिव के बीच में, उसके बाद आई विल स्टॉप। हम लोग जो डेरिवेशन है वो हम कल करेंगे, ठीक है? एक छोटा सा पार्ट देखेंगे 5 मिनट्स एंड देन वी विल स्टॉप। तुम खुद बताओगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बीच में डिफरेंसेस। चलो बताना शुरू करो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस constructive interference is created due to the meeting of crust and crust ओके, ट्रफ और ट्रफ से नहीं बनता क्या? और ट्रफ एंड ट्रफ or trough और ट्रफ और ट्रफ। डिस्ट्रक्टिव के लिए
सिटी क्रश ट्रफ एंड वाइस वर्सा। सेकंड बताओ। in constructive interference we get lambda as phase अच्छा, path difference. टॉक अबाउट इंटेंसिटी। And- यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है कि मिनिमम होती है? Intensity is max. कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटीज आर मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटीज आर मैक्सिमम। यहाँ पे क्या होगा? Low एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी minimum. मिनिमम। थर्ड केस, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऐड होता है a1 प्लस a2 इन फेज है ना? Yes. करेक्ट। और यहाँ पर एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट होता है a1 माइनस a2। अगर दोनों सेम हो गए तो 0। नेक्स्ट, अब जरा पार्ट डिफरेंस का कंडीशन बताओ। डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव के लिए? 2 डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए? lambda by lambda by 2 and lambda by 2. इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। यहाँ पे whereas क्या होना in चाहिए? destructive delta x is equal to minus 2 minus 1 lambda by 2. minus 1 lambda by 2, that is the odd multiple of lambda by 2। करेक्ट है। नेक्स्ट, फेज डिफरेंस के टर्म में बताओ। We get तो क्या बोलते हैं उसको even multiple of phase constant. इवन मल्टीपल ऑफ पाई। हाँ 5. यहाँ पे बताओ। Yeah, we get odd multiple 2 and minus 10 1. minus 1 1 Okay, full marks. 10 minus 1 pi। Here n is equals to 0 1 2 ये लिखना 2 जरूरी है। 3 dot dot. यहाँ पे n is equals to 1 2 3। 3. यहाँ पे n 0 मैम, 1 2 3 आता है। यहाँ हाँ, पे 0 1 बराबर 2 है। 3 आता है। यहाँ पे आपका 3 मार्क्स का डिफरेंशिएट हो गया। ये क्वेश्चंस आते हैं। डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। होप यहाँ तक की चीजें क्लियर है, किसी को कुछ डाउट नहीं है? अगर इस मैम सारी वो चीजें साइड क्लियर है तो डिस्ट्रक्टिव में हम लोग- 0 लेते तो फिर माइनस हो जाता ना, हाँ, इसलिए नहीं लिया. एक्चुअली होता ये है कि जब आप पैटर्न बनाते हो, ये आपका 0 होता है, इसको 0 प्लेस मानते हैं। n इक्वल्स टू 0 पे सबसे पहला कंस्ट्रक्टिव मिलता है आपको, ठीक है? ये आपका सेंट्रल मैक्सिमम है, इसी को 0 ले लेते हैं, यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं। तो ये सेंट्रल वाला तो मैक्सिमम होता है, तो पहला आपको जो मिलता है वो 0 पे मिलता है, फिर 1 फिर 2 फिर 3। वही चीज यहाँ पर भी दूसरे साइड में भी फॉलो होती है, सेम चीज दूसरे साइड में फॉलो होती है। ओके, सो वही ऊपर वाला जब आप लेते हो तो इट इज गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव, तो हम इसको पॉजिटिव वाला लाइन कंसीडर करते हैं। और नीचे वाला जब हम लेते हैं तो इसको हम नेगेटिव लाइन कंसीडर करते हैं, क्योंकि जहां से हमने 0 लिया है उसके नीचे का कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ दे मिस 2n + 1 लिया तो फिर 0 डाल सकते हैं ना? 2n + 1 लिया तो देखो डाल के कैसे आएगा, क्या लोगे n? अगर 0 2n + 1 * पाई ले रहे हो तो आपको 0 से शुरू करना पड़ेगा। मतलब आप यहाँ पे जो पहला डिस्ट्रक्टिव बनेगा, यहाँ पे जो पहला डिस्ट्रक्टिव बनेगा उसको आपको 0 कंसीडर करना पड़ेगा। हाँ, तो 2n इसलिए ये + केस 1 किया। लेंगे तो 0 लेना ही पड़ेगा। लेना ही पड़ेगा। तो 0 लोगे मतलब आपने जो ये जो फर्स्ट डार्क बनेगा ये ब्राइट बन गया, इसके जस्ट बाद एक डार्क बनने वाला है, ये जो डार्क बनेगा वो आपका फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मतलब 0 डाल के आपको फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव का वैल्यू मिलेगा। मैम लेकिन डिफरेंस बहुत कम होएगा दोनों के बीच में, मतलब डिस्टेंस का। डिस्टेंस का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है उसको। अच्छा मैम, ये लेकिन आप बोल रही फॉर्मूला इधर तो जनरल फॉर्मूलाज है। c इधर 0 से मतलब n = 0 से लिया, मतलब आपने मीन पोजीशन ओरिजिन से लिया है ना? हाँ, सो लेकिन अगर आप डिस्ट्रक्टिव 2n - 1 में 1 से ले रही हो तो मतलब डिस्ट्रक्टिव कुछ सिंपल सा फंडा है ओम। डिस्ट्रक्टिव तो कभी सेंटर में बनता ही नहीं ना, सेंटर में हमेशा कंस्ट्रक्टिव। मैंने आपको पहले ही बताया, इसका रीजन हम कल प्रूव करेंगे कि व्हाई वी ऑलवेज गेट कंस्ट्रक्टिव हियर। ये मैं थ्योरम में प्रूव करूंगी आगे, जब हम आगे प्रूव करेंगे तब आपको समझ पाएगा कि व्हाई ऑलवेज वी गेट अ ब्राइट लाइट हियर। सो इसके बाद तो अगर ये बोल ब्राइट है तो सकते इसके मीन बाद डार्क पोजीशन आता है, पे फिर ब्राइट आता है, फिर इंटेंसिटी डार्क हाई आता है। रहेगा। कहाँ पे? मीन पोजीशन पे जहाँ 0 है। इंटेंसिटी ओवरऑल इंटरफेरेंस पैटर्न में जहां जहां पे भी ब्राइट बनती है वहां पे आपको इंटेंसिटी हाई ही मिलती है, यहाँ पे इंटेंसिटी कम होती ही नहीं है। यही सारी खासियत है इंटरफेरेंस की। नहीं ऐसा मतलब यहाँ बोल पे भी सकते हैं ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Start में। सेम क्रस्ट यहाँ पे मिल रहा है, सेम क्रस्ट दूसरे वाले में भी मिलेगा,
सो इंटेंसिटी इज सेम इन इंटरफेरेंस लेकिन फिर ये गलत है, जहाँ जहाँ डिस्ट्रक्टिव पे को ब्राइट है वहाँ अगर पे हम परफेक्ट ब्राइट ओरिजिन, होगा। हेलो मैम, डिस्ट्रक्टिव को ओरिजिन से नहीं ले रहे तो फिर कुछ ये मतलब एक्यूरेसी लेवल डाउन हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, मेन ये पोजीशन से आप ओरिजिन से लेने का दोनों को कंसेप्ट। नहीं ले रही हो ना। ओ ठीक है, एक्यूरेसी लेवल डाउन होगा, किस बेसिस पे तू एक्यूरेसी लेवल डाउन होगा बोल रहा है? कोई स्टेटमेंट पास कर रहा है तो प्लीज एक्सप्लेन। मीन एक्यूरेसी लेवल डाउन पोजीशन होगा मतलब दोनों का मीन पोजीशन सेम नहीं रहेगा ना फिर। मीन पोजीशन से तुझे क्या करना है? अच्छा, कुछ भी नहीं रिलेशन है। क्या करना क्या है वो समझाओगे मुझे? इफ नहीं, यू आर आई सेइंग थॉट समथिंग, आई थॉट नहीं, इफ यू आर पासिंग वन कमेंट कि ऐसा होगा, सो इन फिजिक्स आप एक कमेंट पास करके नहीं छोड़ सकते, यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाई। मैम बाय का आंसर तो मतलब इतना ही है कि मैम मीन पोजीशन से लेते हैं ना दोनों क्यों? आई एम आस्किंग, इनिशियल, ताकि उसका फेस, नहीं तो फेस कांस्टेंट एक लेना पड़ेगा। क्यों कांस्टेंट लेना पड़ेगा? मैं यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज के बारे में बात कर रही हूँ। ये मेरा ब्राइट फ्रिंज है जो मेरे को सेंटर पे मिल हमेशा रहा है। ब्राइट ही मिलेगा मिस, मतलब हाँ, dark भी हमेशा मिलेगा। ब्राइट मिलेगा, ऑलवेज एट द सेंटर यू विल गेट ब्राइट। इसका रीजन हम कल Bright, प्रूफ में bright. देखेंगे। एट द सेंटर ऑलवेज यू विल गेट ब्राइट, मीन ऑलवेज। पोजीशन का कुछ भी नहीं है ना मैम इधर फिर रिलेशन। मीन पोजीशन का कुछ रिलेशन नहीं है। मीन पोजीशन को इसीलिए मीन बोला गया है क्योंकि इसी के रेफरेंस में आप आजू बाजू की चीजें देखते हो। हाँ, और ये ऐसा कंडीशन है जहाँ पे यू विल ऑलवेज गेट अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब डिस्ट्रक्टिव होने का सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे। हाँ, हालांकि जब कंस्ट्रक्टिव दिस पहले होल से है तो पैटर्न इज क्या टाइम इंडिपेंडेंट। ये पूरा पैटर्न ही अगर आपने एक्सपेरिमेंट एकदम परफेक्ट रखा, एकदम परफेक्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप विद प्रॉपर वेवलेंथ, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, प्रॉपर फेस, तो आपका पूरा पैटर्न ही टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब जहां पे आपको कंस्ट्रक्टिव मिल रहा है वहां पे आपको कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। अगर आपने सारी चीजें परफेक्ट रखी है तो कीप इट इन माइंड। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ चेंज किया तो फिर सारी चीजें चेंज हो जाएगी। ओके, सो इन रियल लाइफ दिस डोंट हैपन। ये जो टाइम इंडिपेंडेंसी का कंडीशन मैं बोल रही हूँ ना, ये रियल लाइफ में नहीं होता। ये पैटर्न है ना डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है। आपका एक्सपेरिमेंट बहुत फटाफट करना पड़ता है क्योंकि आपका जो आजू बाजू का जो केओस है, दैट इज जो डिस्टर्बेंस है, वो आपके पैटर्न को एकदम सस्टेन नहीं रहने देता, अच्छा स्टेडी नहीं रहने देता। इट डिस्टर्ब योर पैटर्न। माइन्यूट ऑब्जर्वेशन में टाइम का देख सकते हैं। ओके, सो विल स्टॉप हियर। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। कल यहाँ तक पूरा पढ़ के आना, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव तक अच्छे से पढ़ के आओगे तो कल का प्रूफ और अच्छे से समझेगा। दैट इज व्हाट आई कैन से। ठीक है, बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय मिस। बाय मैम। हेलो हेलो प्रतिभा मैम, हेलो मैम, सुनो ना। एक मिनट रुक जाओ, हेलो, रुक जाओ। ओके। प्रतिभा मैम, एंड ऑल्सो द क्रेसेंट मून विल बी विजिबल इन द स्काई। हम्म, दैट इज मतलब ऐसा लाइन वाइज समथिंग। तो ये सच है क्या? हाँ, बट आपको एस्ट्रोनॉमी देखने एजुकेटर मिलेगा, डॉक्टर जेफरी ने बोला है। आपको देखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो मैटर इस पे करता है कि आपका स्काई कैसा है। हाँ, वही विदाउट अगर टेलीस्कोप। क्लाउडी रहा तो नहीं मिलेगा। प्रतिभा मैम, माधुरी मैम प्लीज रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।